तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड में देखा था कि वॉर गॉड एम्प्रेस सूजी श्रेक सिटी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सन मून एम्पायर के वॉर कैंप में इस वक्त माहौल बहुत ही टेंस था। कमांडर टेंट के अंदर सिर्फ आर्म ऑफिसर्स नहीं बल्कि एम्पायर की सबसे पावरफुल टाइटल डोलो और क्लास 9 सोल इंजीनियर्स इकट्ठा हुए थे। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति बैटलफील्ड का एक लेजेंड था। इन्हीं लोगों के साथ एम्पायर की सबसे डेंजरस सोल इंजीनियर लीजेंस के कमांडर्स भी खड़े थे। ये लोग मिलकर पूरी सन मून एम्पायर की मिलिट्री पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई थी, वॉर गॉड एम्प्रेस सूजी पर। सूजी ने सबको देखते हुए शांत लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में अपना ऑर्डर सुनाया। उसने कहा कि आर्मी का मुराल अब पीक पर पहुंच चुका है और अब अटैक करने का सबसे सही समय आ गया है। उसके अगले शब्द सुनते ही टेंट के अंदर मौजूद कई लोग हैरान रह गए। उसने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि 1st, 3rd और 5th लीजन तुरंत श्रेक सिटी की तरफ मार्च करेगी। साथ ही इविल आई सोल इंजीनियर लीजन और टेराक्लॉस सोल इंजीनियर लीजन भी सपोर्ट के लिए आगे बढ़ेगी। सभी फोर्सेस श्रेक सिटी से 50 किलोमीटर दूर कैंप एस्टैब्लिश करेंगी और सोल टूल डिप्लॉयमेंट कंप्लीट करने के बाद सिटी पर अटैक के लिए तैयार रहेंगी। ये सुनते ही होली गोस्ट चर्च का लीडर सोंगली वू अंदर ही अंदर खुश हो गया। कुछ समय पहले उसने खुद सूजी से श्रेक सिटी पर अटैक करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तब उसकी बात रिजेक्ट कर दी गई थी। इसलिए उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज वॉर गॉड एम्प्रेस खुद श्रेक सिटी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देगी। होली गोस्ट चर्च हमेशा से श्रेक सिटी को अपने रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मानता था। अब जब एम्पायर की पूरी मिलिट्री पावर श्रेक सिटी की तरफ बढ़ने वाली थी तो जोंगली वू के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। ऑर्डर मिलते ही पूरी आर्मी मूवमेंट में आ गई। हजारों सोल्जर्स ने अपने टेंट्स हटा दिए और बैटलफील्ड फॉर्मेशन में मार्च करना शुरू कर दिया। आर्मी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उनकी किलिंग ऑरा ही दुश्मन की सिटी वॉल्स को तोड़ देगी। पूरे दिन की मार्च के बाद शाम तक सन मून एम्पायर की विशाल सेना श्रेक सिटी से 50 किलोमीटर दूर पहुंच गई। उन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर कैंप एस्टैब्लिश कर लिया और धीरे धीरे सिटी के आधे हिस्से को घेर लिया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि श्रेक सिटी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। न गेट्स खुले, न कोई आर्मी बाहर निकली, न किसी ने निगोसिएशन की कोशिश की। पूरा श्रेक सिटी एकदम शांत था। जैसे ही रात हुई, अचानक आसमान में कई पावरफुल एक्सप्लोजन्स गूंजने लगे। अंधेरे आसमान को चीरते हुए ब्लेजिंग फायर स्ट्रीक्स ऊपर उठने लगी। कुछ ही पलों में उन्होंने आसमान में एक बड़ा मैसेज बना दिया जो सिटी के हर कोने से दिख रहा था। 10 दिन के अंदर हुओ युहाओ को हमें सौंप दो, वरना हम सिटी के हर इंसान को मार देंगे। ये मैसेज देखकर पूरी श्रेक सिटी में हलचल मच गई। इसी वक्त बहुत दूर आसमान में एक और व्यक्ति भी इस मैसेज को देख रहा था। वो था हुओ युहाओ। लंबी जर्नी के बाद वो अभी अभी श्रेक एकेडमी लौटने वाला था, लेकिन घर लौटते ही उसका स्वागत इस तरह की खुली धमकी से होगा उसने कभी नहीं सोचा था। आसमान में चमकते वर्ड्स को देखकर उसकी भौएं सिकुड़ गईं। उसके पास खड़ी टैंग वुटोंग भी शॉक में थी। उसने हैरानी से पूछा, सूजी तीनों आर्मीज की सुप्रीम कमांडर है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिर उसका प्लान क्या है? हुओ युहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरी सोच नजर आ रही थी। उसने कहा, पहले अकेडमी चलते हैं, वहाँ पहुंचकर सिचुएशन समझेंगे। इतना कहकर उसने टैंग वुटोंग और ब्लू सिल्वर एम्परर को पकड़ा और लाइटनिंग स्पीड से श्रेक सिटी की तरफ बढ़ गया। अपनी पावरफुल इमिटेशन, सोल स्किल और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की मदद से वो आसानी से सबकी नजरों से बच गया। इतनी बड़ी मिलिट्री ब्लॉकेड के बावजूद कोई भी उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन एकेडमी पहुंचने से पहले हुओ युहाओ सीधा टैंक सेक्ट गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने तुरंत सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया। और तब एक ऐसा सीन हुआ जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। जब बेबे की नजर ब्लू सिल्वर एम्परर पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शायद उसे पूरा यकीन नहीं था कि ब्लू सिल्वर एम्परर ही टैंगिया को बचा सकता है, लेकिन एक बात पर उसे पूरा विश्वास था, हुओ युहाओ सच में उस लेजेंडरी एग्जिस्टेंस को वापस ले आया था। हुओ युहाओ ने बिना समय बर्बाद किए कहा, सन मून एम्पायर ने श्रेक सिटी को घेर लिया है, हमें तुरंत अकेडमी जाना होगा। ये ब्लू सिल्वर एम्परर है, मैंने इसे सन मून एम्पायर में ढूंढ निकाला। 3rd ब्रदर, क्या आप इनके रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं? बिग ब्रदर, चलिए अकेडमी चलते हैं। सिचुएशन कंफर्म करने के बाद मैं टीचर शाया का ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। टीचर शाया का नाम सुनते ही बेबे का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सालों से वो इसी पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन टैंक सेक्ट के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर होने के नाते उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, ठीक है, चलो अकेडमी चलते हैं। अभी अभी इतनी लंबी जर्नी से लौटने के बाद भी उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला। हुओ युहाओ, टैंग वुटोंग और बेबे तुरंत श्रेक एकेडमी की तरफ निकल पड़े। बाकी मेंबर्स टैंक सेक्ट के अधूरे काम संभालने लगे। कुछ ही देर बाद तीनों अकेडमी के मेन गेट पर पहुंच गए, लेकिन गेट के पास पहुंचते ही 2 स्टूडेंट्स अचानक उनके सामने आ गए और उनका रास्ता रोक लिया। दोनों ने श्रेक एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी, दोनों के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उनकी आंखें शौक से फैल गईं। उनमें से एक लड़का ऑलमोस्ट चीखते हुए बोला, सीनियर हुओ। जैसे ही हुओ युहाओ और टांग वुतोंग गेट पर खड़े स्टूडेंट से बात करते हैं, उन्हें पता चलता है कि हेवनली सोल एम्पायर गिर चुका है। ये सुनते ही तीनों लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना बड़ा एम्पायर इतनी जल्दी सन मून एम्पायर के हाथों डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
सबसे ज्यादा असर बेबे पर पड़ता है। आखिर हेवनली सोल एम्पायर उसका अपना देश था। अब उसका एम्पायर खत्म हो चुका था और उसके लोग दुश्मन के कंट्रोल में आ गए थे। एक पल के लिए तीनों के बीच गहरी खामोशी छा जाती है। लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। तीनों सीधे श्रेक एकेडमी के अंदर एंटर करते हैं और सी गॉड्स लेक की तरफ बढ़ते हैं। वहां से वे बिना देरी किए सी गॉड आइलैंड की तरफ फ्लाई कर जाते हैं। रास्ते भर हो यूहाओ के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। हेवनली सोल एम्पायर का गिरना सिर्फ एक एम्पायर का खत्म होना नहीं था। इसका मतलब था कि अब सन मून एम्पायर और श्रेक सिटी के बीच कोई बफर नहीं बचा था। अब दुश्मन किसी भी समय सीधा श्रेक पर अटैक कर सकता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि सन मून एम्पायर अब पूरे डोलोलो कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने के अपने सपने के और करीब पहुंच गया था। अब चाहे स्टारलो एम्पायर हो या डूलिंग एम्पायर, कोई भी उनका अगला टारगेट बन सकता था। ये सोचकर हुओ यूहाओ का दिल भारी हो गया। उन्होंने सन मून एम्पायर के अंदर घुसकर इतने डेंजरस मिशंस कंप्लीट किए थे। उन्होंने दुश्मन के देश में कियोस क्रिएट किया, उनके रिसोर्सेज को डैमेज किया और उनके अंदर फियर फैलाया। लेकिन हेवनली सोल एम्पायर का गिरना बता रहा था कि उनकी मेहनत उतनी इफेक्टिव नहीं रही जितनी वे सोच रहे थे। सी गॉड आइलैंड पहुंचते ही हुओ यूहाओ रुक गया। उसने गोल्डन ट्री के सामने घुटने टेक दिए। टांग वोतोंग और बेबे भी उसके साथ झुक गए। ये सिर्फ एक ट्री नहीं था, ये श्रेक एकेडमी की सोल थी। ये उनके टीचर और एंसेस्टर्स की लेगेसी का सिंबल था। हुओ यूहाओ ने रिस्पेक्ट के साथ 3 बार प्रणाम किया और धीरे से बोला, टीचर, हम वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम देर से नहीं आए। उसकी आवाज़ में रिस्पेक्ट भी था और गिल्ट भी। इसके बाद तीनों सी गॉड्स पवेलियन के हॉल में एंटर करते हैं। हॉल के अंदर एकेडमी के सभी एल्डर्स पहले से मौजूद थे, लेकिन उन सब के बीच एक और चेहरा था जिसे देखकर हुओ यूहाओ का दिल कांप उठता है। वो थी हेवनली सोल एम्पायर की प्रिंसेस वेना। पिछली बार के मुकाबले प्रिंसेस वेना बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। उसके चेहरे की जवानी वाली चमक गायब थी, उसकी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा फीकी लग रही थी और उसकी आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ था। जैसे ही उसने हुओ यूहाओ को देखा, वो अपनी सीट से खड़ी हो गई। यूहाओ, बस इतना ही कह पाई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस एक पल में हुओ यूहाओ सब समझ गया। अगर हेवनली सोल एम्पायर अब भी एग्जिस्ट करता तो प्रिंसेस वेना कभी भी सी गॉड्स पवेलियन के अंदर नहीं होती। उसका यहाँ होना ही साबित कर रहा था कि उसका एम्पायर सच में डिस्ट्रॉय हो चुका था। हॉल का एटमॉस्फेयर बहुत हैवी था। हर एल्डर के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। ये सिचुएशन ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट की बीस्ट टाइड से भी ज़्यादा डेंजरस थी। उस समय श्रेक एकेडमी का सामना पावरफुल सोल बीस्ट से था, लेकिन अब उनका सामना पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे एडवांस्ड सोल टूल टेक्नोलॉजी और सन मून एम्पायर की मिलिट्री पावर से होने वाला था। इसी बीच एल्डर श्वेन ने हुओ यूहाओ की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने बाहर फायरवर्क्स देखे? हुओ यूहाओ ने सिर हिलाकर हाँ कहा। हैरानी की बात यह थी कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी एल्डर श्वेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, उन फायरवर्क से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल रहा है। शायद तुम सन मून एम्पायर को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर पाए, लेकिन तुमने उनके अंदर फियर और पैनिक ज़रूर क्रिएट किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वे अपनी आर्मी को श्रेक सिटी तक नहीं भेजते। एल्डर श्वेन के वर्ड सुनकर सभी एल्डर्स ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने हुओ यूहाओ से कहा कि वो अपनी पूरी जर्नी डिटेल में बताए। और तब हुओ यूहाओ ने एकेडमी छोड़ने के बाद से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वो मिंगडाओ माउंटेन रेंज पहुंचा, कैसे उसने सन मून एम्पायर के अंदर घुसकर डेंजरस मिशंस कंप्लीट किए, कैसे उसने दुश्मन की सिक्योरिटी को तोड़कर उनके सीक्रेट प्लान्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की। जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती गई, हॉल में बैठे सभी एल्डर्स ध्यान से सुनते रहे। लेकिन जब हुओ यूहाओ ने रेडियंट सिटी पर अपने अटैक का जिक्र किया, तब सब सच में शॉक हो गए। उसने बताया कि कैसे उसने क्लास 9 फिक्स्ड सोल कैनन शेल का यूज़ करके सीधा इंपीरियल पैलेस पर बम्बार्डमेंट किया था। ये सुनकर सभी एल्डर्स की आंखों में हैरानी चमक उठी और प्रिंसेस वेना तो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने टेबल के किनारे को जोर से पकड़ लिया। उसके लिए सन मून एम्पायर को पहुंची हर चोट एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन हुओ यूहाओ ने अपनी रिपोर्ट में एक चीज़ छुपा ली। उसने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन और इलेक्ट्रोलक्स से जुड़ी सारी बातें सीक्रेट रखी। ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। चाहे सामने श्रेक के एल्डर्स बैठे हों या हेवनली सोल एम्पायर की प्रिंसेस, वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड किसी को नहीं बताने वाला था। और इसी के साथ मीटिंग का एटमॉस्फेयर और भी सीरियस हो गया। एक तरफ कॉन्टिनेंट वॉर के अंधेरे में डूब रहा था, दूसरी तरफ हुओ यूहाओ और श्रेक एकेडमी को अब उस बैटल के लिए तैयार होना था जो पूरे डोलोलो कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल सकती थी। अभी सी गॉड्स पवेलियन के अंदर मीटिंग में इस वक्त माहौल बहुत ही टेंस था। हुआ यूहाओ और उसकी टीम अभी अभी एक ऐसी खबर लेकर लौटे थे जिसने सभी एल्डर्स और एकेडमी के टॉप लीडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। रेडियंट सिटी पर उनके सक्सेसफुल रेड के बाद पूरी सिचुएशन बदल चुकी थी। पहले सन मून एम्पायर उन्हें सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम समझ रहा था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। उनके अटैक ने एम्पायर को सीधा चैलेंज कर दिया था और इसी वजह से अब सन मून एम्पायर ने श्रेक एकेडमी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। एल्डर श्वान ने गंभीर आवाज में बताया कि सन मून एम्पायर ने डिमांड रखी है कि 10 दिन के अंदर हुआ यूहाओ को उनके हवाले कर दिया जाए। पहली नज़र में ये एक सिंपल डिमांड लग सकती थी, लेकिन हुआ यूहाओ तुरंत समझ गया कि इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। उसने शांत रहकर पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करना शुरू किया।
हुआ यूहाओ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि बात इतनी सीधी है। अगर सन मून एम्पायर सच में उसे पकड़ना चाहता तो वो अकेडमी को इतना लंबा टाइम कभी नहीं देता। उन्हें पता था कि हुआ यूहाओ की एग्जैक्ट लोकेशन अकेडमी के पास भी नहीं थी और 10 दिन के अंदर उसे ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए ये डिमांड सिर्फ डिमांड नहीं थी, इसके पीछे कोई डीपर स्ट्रैटेजी छुपी हुई थी। सब लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। जैंग लक्ष्मण ने अंदाजा लगाया कि शायद सन मून एम्पायर अकेडमी पर अटैक करने का बहाना ढूंढ रहा हो, लेकिन हुआ यूहाओ ने फिर से मना कर दिया। उसके हिसाब से अगर एम्पायर सच में अटैक करना चाहता तो वो इतना वेट नहीं करता। मॉडर्न सोल टूल वॉरफेयर में 10 दिन बहुत लंबा समय होता है। कोई भी पावरफुल मिलिट्री फोर्स अटैक करने से पहले इतना टाइम नहीं देती। तब प्रिंसेस वीना ने पूछा कि फिर असली वजह क्या हो सकती है। इसी सवाल का जवाब देते हुए हुआ यूहाओ ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर सब और भी सीरियस हो गए। वो नाम था वॉर गॉड एम्प्रेस सूजी का। हुआ यूहाओ ने बताया कि वो सूजी को पर्सनली जानता है। जब वो एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में सन मून एम्पायर गया था तब सूजी उसकी सीनियर सिस्टर थी। दोनों ने एक ही टीचर के अंडर ट्रेनिंग ली थी। इसी वजह से वो उसकी पर्सनालिटी और सोच को अच्छी तरह समझता था। उसने बताया कि सूजी कल्टिवेशन या सोल टूल क्रिएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी के मामले में वो एक जीनियस थी। हेवनली सोल एम्पायर पर पहले जो मैसिव कैंपेन हुआ था उसके पीछे भी उसी का मास्टरमाइंड प्लान था। जब वो एम्पायर के क्राउन प्रिंस को जन्म देने के लिए कैपिटल लौटी तब सन मून एम्पायर की मिलिट्री एक्टिविटीज भी काफी शांत हो गई थीं, लेकिन अब वो वापस आ चुकी थी और इसका मतलब था कि बैटलफील्ड पर फिर से एक डेंजरस मास्टरमाइंड एक्टिव हो गया था। जब हुआ यूहाओ सूजी के बारे में बोल रहा था तब टांग वुटुंग ने टेबल के नीचे चुपके से उसकी थाई को पिंच कर दिया। साफ था कि उसे सूजी और हुआ यूहाओ के पुराने कनेक्शन की बात पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन हुआ यूहाओ ने अपने एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं दिखाया और एनालिसिस जारी रखा। उसने कहा कि सूजी कभी भी बिना मतलब की बैटल नहीं लड़ती। अगर उसने श्रेक अकेडमी को ये अल्टीमेटम दिया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है। उसके हिसाब से सन मून एम्पायर का डायरेक्ट अटैक करने का इंटेंशन बहुत कम लग रहा था, लेकिन डीन यान ने तुरंत याद दिलाया कि पॉसिबिलिटी को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। श्रेक अकेडमी 10,000 सालों की लेगेसी थी। अगर एक गलत डिसीजन लिया गया और एम्पायर ने सच में अटैक कर दिया तो अकेडमी का अनमोल इतिहास और काउंटलेस जनरेशंस की मेहनत खतरे में पड़ सकती थी। हुआ यूहाओ ने गहरी सांस ली और फिर सूजी की असली चाल को समझाया। उसने कहा कि इसीलिए सूजी इतनी डेंजरस है। उसे पता है कि श्रेक अकेडमी अपनी सिटी और स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। इसी वीकनेस को उसने अपनी स्ट्रैटेजी का सेंटर बना दिया था। फिर हुआ यूहाओ ने एक और शॉकिंग बात कही। उसने बताया कि इस वक्त स्टार लोआ एम्पायर और डोलिंग एम्पायर दोनों भी चाहते हैं कि सन मून एम्पायर श्रेक अकेडमी पर प्रेशर बनाए रखे। टांग वुटुंग ये सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा कि उनके अलाइज ऐसा क्यों चाहेंगे। हुआ यूहाओ ने समझाया कि अगर सन मून एम्पायर ने श्रेक अकेडमी को ओपनली थ्रेटन किया तो अकेडमी को अपनी सर्वाइवल के लिए अलाइज से मिलिट्री सपोर्ट मांगना ही पड़ेगा। स्टार लोआ एम्पायर और डोलिंग एम्पायर दोनों श्रेक के करीबी दोस्त थे। अगर अकेडमी मदद मांगती तो दोनों एम्पायर्स तुरंत अपनी आर्मीज भेजते और यही सूजी का असली टारगेट था। वो श्रेक अकेडमी को फोर्स कर रही थी कि वो अपने अलाइज को बैटलफील्ड में खींच लाए। जब सभी फोर्सेस एक जगह जमा हो जाएंगे तब सन मून एम्पायर के पास कई नए टैक्टिकल ऑप्शंस खुल जाएंगे। वो चाहे तो अटैक कर सकता था, चाहे तो रिट्रीट कर सकता था या फिर किसी और डायरेक्शन में अपनी आर्मी घुमा सकता था। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसमें बिना एक भी बड़ी बैटल लड़े सूजी ने सबको अपनी मर्जी के हिसाब से मूव करने पर मजबूर कर दिया था। सी गॉड्स पवेलियन में बैठे हर व्यक्ति को अब उस प्लान की खतरनाक गहराई समझ आने लगी थी। सिर्फ 50 किलोमीटर आर्मी आगे बढ़ाना और एक अल्टीमेटम देना ही काफी था पूरे कॉन्टिनेंट के बैलेंस को हिला देने के लिए। सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को भी सूजी के अगले मूव का अंदाजा नहीं था। अगर अलाइज आ गए तो क्या वो अटैक करेगी या फिर किसी दूसरे बैटलफील्ड पर स्ट्राइक करेगी, या शायद वो सिर्फ सबको कंफ्यूज करके उनकी रिसोर्सेज वेस्ट करवाना चाहती थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। हर एल्डर और हर एक्सपर्ट अपने दिमाग में काउंटलेस पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर रहा था। पहली बार सबको महसूस हुआ कि उनका सामना सिर्फ एक एम्पायर से नहीं बल्कि एक ऐसे मिलिट्री जीनियस से हो रहा था जो बैटलफील्ड को शतरंज के बोर्ड की तरह कंट्रोल कर सकती थी। इसी टेंशन के बीच शैन लिनर ने एक नया सजेशन दिया। उसने कहा कि क्या श्रेक अकेडमी ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट से सपोर्ट मांग सकती है। आखिर स्पिरिट पगोडा और अकेडमी का फॉरेस्ट के स्पिरिट बीस्ट्स के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप था। शायद उनकी मदद से सन मून एम्पायर को रोकना मुमकिन हो सकता था। लेकिन एल्डर श्वान की बात सुनते ही मीटिंग का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि बीस्ट गॉड से मदद मांगना लगभग इम्पॉसिबल है। उनके हिसाब से बीस्ट गॉड कभी नहीं चाहेगा कि ह्यूमन रेस और ज्यादा पावरफुल बने, बल्कि वो तो ये देखकर खुश होगा कि ह्यूमंस आपस में लड़कर अपनी स्ट्रेंथ खुद कम कर लें। आखिर इस वॉर में लड़ने वाले ज्यादातर सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स ही हैं और दोनों को सोल रिंग्स की जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादा सोल मास्टर्स मरेंगे तो सोल बेस्ट्स के लिए और भी ज्यादा जगह और आज़ादी मिल जाएगी। ये बात सुनकर सभी लोग समझ गए कि उनके पास बाहर से सपोर्ट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। इसके बाद चैंडुओडो ने एक और सजेशन दिया। उन्होंने पूछा कि अगर श्रेक अकेडमी खुद पहले अटैक कर दी तो क्या होगा। उनका मानना था कि अगर उनका इमरजेंसी सिग्नल स्टारलोआ एम्पायर
और डोलिंग एम्पायर तक पहुंच गया तो दोनों एम्पायर्स तुरंत अपनी आर्मीज भेज देंगे। अगर सब मिलकर सनमून एम्पायर का सामना करें तो शायद उनके पास जीतने का कोई चांस हो सकता था, लेकिन हुआ यूहाओ ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने बहुत शांत लेकिन रियलिस्टिक एनालिसिस दिया। उसके हिसाब से डायरेक्ट बैटल करना सुसाइड के बराबर था। सनमून एम्पायर की मिलिट्री पावर इतनी पावरफुल थी कि उन्हें बस अपने सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज को फोर्ट्रेसेस में बदलना था और फिर उनकी डिफेंस को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। चाहे श्रेक एकेडमी किसी तरह उनकी डिफेंसेस के अंदर घुस भी जाए, फिर भी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम थे। हुआ यूहाओ ने माना कि उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके पास हाई लेवल एक्सपर्ट्स की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जब बात ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ की आती थी तब वो सनमून एम्पायर से बहुत पीछे थे। जियान लिनर ने परेशान होकर पूछा कि अगर अटैक भी नहीं कर सकते और डिफेंस भी मुश्किल है तो फिर आखिर करना क्या चाहिए। इसी वक्त टैंग वुतुंग ने अचानक अपनी राय रखी। उसने कहा कि अभी सबसे बेहतर ऑप्शन वेट करना है। उसके हिसाब से स्टारलुआ एम्पायर और डोलिंग एम्पायर से मदद मांगना भी गलत होगा। उन्हें अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। जैसे ही ये बात निकली सभी एल्डर्स हैरान रह गए। हुआ यूहाओ ने तुरंत टैंग वुतुंग की तरफ देखा, क्योंकि असल में वही बात उसके दिल में भी थी, लेकिन वो खुद इसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एल्डर श्वान ने हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? टैंग वुतुंग ने सीधा जवाब दिया। उसने कहा कि उसके हिसाब से शूजी की श्रेक सिटी पर अटैक करने के चांसेस बहुत कम हैं। जब तक हुआ यूहाओ श्रेक सिटी के अंदर मौजूद है और शूजी को इसका यकीन है, तब तक वो कभी भी अपनी आर्मी को अटैक का ऑर्डर नहीं देगी। ये सुनकर यान शाओजे और बाकी सब लोग और भी कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक वॉर गॉड एम्प्रेस इतना बड़ा डिसीजन कैसे रोक सकती है। तब टैंग वुतुंग ने वो सच बोल दिया जिसने सबको शॉक कर दिया। उसने कहा कि शूजी हुआ यूहाओ से डरती नहीं है, बल्कि वो उसे पसंद करती है, और शायद इतना पसंद करती है कि कभी भी उसे हर्ट नहीं करना चाहेगी। टैंग वुतुंग के हिसाब से शूजी की हुआ यूहाओ को हैंडओवर करने वाली डिमांड सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन थी, एक ऐसा बहाना जो असली ऑब्जेक्टिव को छुपाने के लिए बनाया गया था। ये सुनते ही पूरी मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। सनमून एम्पायर की सुप्रीम कमांडर वॉर गॉड एम्प्रेस शूजी हुआ यूहाओ को पसंद करती है। ये खबर किसी बॉम्ब से कम नहीं थी। सभी एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हुआ यूहाओ खुद भी शर्म से लाल हो गया। टैंग वुतुंग को भी महसूस हुआ कि उसने अपनी जेलसी थोड़ी ज्यादा ही दिखा दी है, इसलिए उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। लेकिन एल्डर सोंग ने तुरंत इस थ्योरी पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत चाइल्डिश सोच है। ये वॉर सिर्फ पर्सनल इमोशंस का मामला नहीं था, ये पूरे कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। लाखों लोगों की जिंदगी इस वॉर से जुड़ी हुई थी। ऐसे में एक एम्प्रेस अपनी फीलिंग्स को अपने डिसीजंस पर कैसे हावी होने देगी? एल्डर सोंग की बात सुनकर कई एल्डर्स ने सहमति में सिर हिला दिया। उनके लिए भी ये मानना मुश्किल था कि 3 बड़ी आर्मीज की कमांडर सिर्फ हुआ यूहाओ के लिए अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को रोक देगी। हुआ यूहाओ खुद इस डिस्कशन में कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर वो टैंग वुतुंग की बात से सहमत था। जब उसने पहले स्काई में फायरवर्क्स देखे थे, तभी उसने समझ लिया था कि ये शूजी का बनाया हुआ एक परफेक्ट स्मोक स्क्रीन है। उसने जानबूझकर इतना प्रेशर क्रिएट किया था कि श्रेक एकेडमी पैनिक में आकर कोई रिएक्शन दे, और अगर उस वक्त हुआ यूहाओ खुद टैंग वुतुंग वाली बात बोल देता तो शायद सभी एल्डर्स उसकी बात भी रिजेक्ट कर देते। शूजी ने सिचुएशन को बहुत ही क्लेवरली हैंडल किया था। आखिर में एल्डर श्वान ने डिस्कशन को खत्म करते हुए फाइनल ऑर्डर्स दिए। उन्होंने कहा कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है और उन्हें हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा। इस वक्त श्रेक सिटी के अंदर 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद थे। अब जब हुआ यूहाओ और दूसरे एक्सपर्ट्स वापस आ चुके थे तो उनकी कॉम्बैट पावर पहले से काफी बेटर हो गई थी। उन्होंने ऑर्डर दिया कि 3 सोल इंजीनियर लीजन्स को तुरंत बैटल के लिए प्रिपेयर किया जाए। साथ ही सिटी के सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज को भी एक्टिवेट और स्ट्रेंथन किया जाए। फिर उन्होंने ज़्यांगलेक श्वान को स्टारलुआ एम्पायर और डीलिंग एम्पायर को इन्फॉर्म करने का ऑर्डर दिया कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट देने के लिए रेडी रहें। ज़्यांगलेक श्वान ने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। हुआ यूहाओ ने भी थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर दी। ये डिसीजन असल में दोनों अलग अलग ओपिनियंस के बीच का कॉम्प्रोमाइज था। एल्डर श्वान को सबसे पहले श्रेक एकेडमी और श्रेक सिटी की सेफ्टी का ध्यान रखना था। उसके बाद मीटिंग रात देर तक चलती रही और डिफेंस प्लान्स की हर डिटेल डिस्कस की गई। प्रिंसेस वीना ने भी हेवनली सोल एम्पायर की बची हुई आर्मी को श्रेक सिटी की डिफेंस के लिए सपोर्ट देने का प्रॉमिस दिया। जब मीटिंग फाइनली खत्म हुई तब टैंग वुतुंग, हुआ यूहाओ और बेबे एकेडमी से निकलकर टैंग सेक लौट गए, लेकिन रास्ते भर बेबे चुप रहा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो किसी गहरी बात के बारे में सोच रहा था। और फिर अचानक उसने हुआ यूहाओ की तरफ देखकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी सिचुएशन को और भी मिस्टीरियस बना दिया। बेबे ने धीरे से कहा, यूहाओ, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सबको किसी ने जानबूझकर मिसलीड किया है? दोस्तों, सिचुएशन इस वक्त इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि हुआ यूहाओ जैसे जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट को भी लगने लगा था कि शायद उनका श्रेक सिटी लौटना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की। यूहाओ ने कहा कि उनका असली गोल सनमून एम्पायर को प्रेशर में लाना था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ना सिर्फ वो एनिमी को पीछे हटने पर मजबूर कर पाए, बल्कि खुद उनके केयरफुली प्रिपेयर्ड ट्रैप में फंस गए।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सनमून एम्पायर को उसकी अपनी टेरिटरी के अंदर जाकर थ्रेटन भी नहीं कर सकते थे। उनके सारे प्लान्स धीरे धीरे कोलैप्स होते नजर आ रहे थे। इसके साथ ही तांग वूतोंग की बात भी बिल्कुल सही लग रही थी। शूजी जैसे टेरिफाइंगली इंटेलिजेंट कमांडर कभी भी बिना सोचे समझे श्रेक सिटी पर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर श्रेक एकेडमी ने अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर दी और 2 बड़े एम्पायर्स ने मिलकर सिटी को रेनफोर्स कर दिया तो उस फोर्ट्रेस को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए सनमून एम्पायर अपने प्रेशियस रिसोर्सेज और सोल्जर्स को वेस्ट करने की गलती नहीं करेगा। टांग वूतोंग को अपनी बात पर थोड़ा रिग्रेट हुआ। उसने गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ युहाओ से माफी मांगी और कहा कि शायद उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद अगर युहाओ खुद एल्डर्स के सामने सिचुएशन एक्सप्लेन करता तो वो लोग कन्विंस हो जाते। लेकिन हुओ युहाओ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसने प्यार और कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाकर कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चाहे वो खुद भी वही बात करता, रिजल्ट फिर भी सेम रहता। प्रॉब्लम उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि शूजी उन सबसे कई कदम आगे सोच रही थी। उसकी प्लानिंग इतनी ब्रिलियंट थी कि उसने श्रेक एकेडमी को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले रखे और एकेडमी की लीडरशिप कभी भी सिटी की सेफ्टी को रिस्क में नहीं डाल सकती थी। इसी वजह से शूजी की स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल और डेंजरस बन गई थी। तब बेबी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि वो लोग बस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो फ्यूचर में सिचुएशन और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। युहाओ ने कुछ देर सोचा और फिर एक नया प्लान प्रपोज किया। उसने तांग वूतोंग से कहा कि वो एकेडमी वापस जाए और इनर कोर्टयार्ड से स्टार लो एम्पायर की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। खासकर व्हाइट टाइगर ड्यूक और मेन आर्मी की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना बहुत जरूरी था। उसके बाद युहाओ ने कहा कि वो और बेबी पहले शाओया को हील करने जाएंगे। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो पर्सनली व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने निकलेगा। उसका गोल उन्हें करंट क्राइसिस की सीरियसनेस समझाना था ताकि वो अलर्ट रहें और बैटलफील्ड की सिचुएशन पर नजर रखें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, युहाओ ने अगला टारगेट डूलिंग एम्पायर को बनाया। उसका प्लान था कि स्टार लो एम्पायर से मिलने के तुरंत बाद वो डूलिंग एम्पायर भी जाएगा, क्योंकि वहां उनका कनेक्शन सिर्फ हेवनली सनडोलुओ से था, इसलिए उन्हें उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। युहाओ की होप ये थी कि शायद वो डूलिंग एम्पायर को कन्विंस कर सके कि वो श्रेक सिटी की रीइंफोर्समेंट के लिए अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स ना भेजे। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। कई हजार साल पहले श्रेक एकेडमी की लीडरशिप में तीनों एम्पायर्स ने मिलकर सनमून एम्पायर को डिफीट किया था। उस हिस्टोरिक विक्ट्री ने कॉन्टिनेंट को हजारों सालों की पीस दी थी। लेकिन युहाओ को डर था कि स्टार लो एम्पायर और डूलिंग एम्पायर अब भी उसी पुरानी हिस्ट्री पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उन्होंने सोचा कि पुराना फॉर्मूला फिर से काम करेगा तो वो अपनी सारी आर्मीज बैटलफील्ड में भेज देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो डिजास्टर तय था। आज का सनमून एम्पायर पुराने सनमून एम्पायर जैसा नहीं था। उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सोल टूल्स और कॉम्बैट पावर पहले से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग थी। अगर दोनों एम्पायर्स में अपनी फोर्सेस गलत जगह कॉन्सेंट्रेट कर दी तो एनिमी इसी वीकनेस का फायदा उठाकर उन्हें क्रश कर सकता था। ये सब बोलते वक्त हुआ युहाओ के दिल में एक अजीब सी हेल्पलेसनेस भर गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इतनी बड़ी वॉर के सामने उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ कितनी छोटी लग रही है। उसने सनमून एम्पायर के अंदर जाकर तबाही मचाई थी, काउंटलेस एनिमी प्लान्स डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट निकला। शूजी ने हर मूव का जवाब और भी ज्यादा रूथलेसनेस और इंटेलिजेंस के साथ दिया था। उस मोमेंट पर युहाओ को लगा जैसे उसके पास अब कोई ट्रम्प कार्ड ही नहीं बचा। उसके दिल में बस एक ही थॉट गूंज रहा था, मैं अभी भी काफी स्ट्रांग नहीं हूँ। तभी अचानक तांग वूतोंग की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने प्यार भरी नजरों से युहाओ को देखा और कहा कि वो अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज ना करे। युहाओ तुरंत समझ गया कि वूतोंग उसके दिल के अंदर चल रहे थॉट्स को पढ़ चुकी है। वूतोंग उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने बहुत सीरियस टोन में बात करनी शुरू की। उसने याद दिलाया कि उनके टीचर्स ने उन्हें एकेडमी का फ्यूचर पिलर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो एकेडमी की प्रोटेक्शन करेंगे और उसे और भी ग्लोरियस बनाएंगे। फिर उसने सीधा युहाओ के दिल पर स्ट्राइक किया। वूतोंग ने कहा कि युहाओ शायद ये सोच रहा है कि एक इंडिविजुअल इंसान इतनी बड़ी वॉर के सामने कुछ नहीं कर सकता। इतनी मैसिव आर्मीज और काउंटलेस एक्सपर्ट्स को देखकर उसे लग रहा है कि उसकी पर्सनल एफर्ट्स का आउटकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। युहाओ शॉक हो गया क्योंकि वूतोंग ने उसके दिल की बात बिल्कुल सही पकड़ ली थी। लेकिन वूतोंग यही नहीं रुकी। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ, एक नॉर्मल इंसान किसी ह्यूज आर्मी के सामने इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन जब कोई इंडिविजुअल इनफ पावरफुल हो जाए तब वो पूरी वॉर का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और उसके हिसाब से वो इंसान हुआ युहाओ था। उसने युहाओ को याद दिलाया कि वो श्रेक एकेडमी का अल्टीमेट सोल्जर है। उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स है, उसके पास स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन जैसा हेवन डिफाइंड ट्रेजर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कभी अकेला नहीं था। उसके साथ तांग वूतोंग थी, बेबी था, टैंक सेट के सारे कंपेनियंस थे और पूरी श्रेक एकेडमी उसके पीछे खड़ी थी। वूतोंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि दुनिया में अगर कोई एक इंसान कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी को बदल सकता है तो वो हुआ युहाओ है। बस एक प्रॉब्लम थी, अभी वो दोनों इतने स्ट्रांग नहीं हुए थे जितना होना चाहिए। अगर उन्हें इस वर्ल्ड वॉर के फ्लो को कंट्रोल करना था तो उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि उनके फ्यूचर पाथ की सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी। बेबे मुस्कुराते हुए हो युहाओ को देखते हैं और कहते हैं कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, एक कल्टीवेटर को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर अंत में फेलियर भी मिले तो कम से कम उसे ये अफसोस नहीं होगा कि उसने पूरी कोशिश नहीं की। ये शब्द सीधे हो युहाओ के दिल तक पहुंचते हैं। हो युहाओ चुप हो जाता है। उसके दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन धीरे धीरे साफ होने लगता है। टैंग वूटोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके हाथों की गर्माहट हो युहाओ को बता रही थी कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो अकेला नहीं है। लेकिन हो युहाओ के मन में एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, सूजी।
इस बार सूजी ने जो मूव चली थी वो किसी ऑर्डिनरी कमांडर या एम्परर की स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये एक ऐसी ओपन स्कीम थी जिसमें हर रास्ता उसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा था। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि हो यूहाओ उसकी प्लानिंग को समझकर भी उसे आसानी से रोक नहीं सकता था। अचानक उसके मन में अपनी माँ के अंतिम शब्द गूंज उठते हैं, यूहाओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हें खुद पर करना होगा। सिर्फ तुम ही अपने सपनों को बचा सकते हो, सिर्फ तुम ही अपनी ताकत से अपनी इच्छाओं की रक्षा कर सकते हो। ये याद आते ही हो यूहाओ की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उस पल उसके दिमाग की सारी उलझन टूट जाती है। बूम! एक पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन उसके शरीर से निकलकर आसमान की तरफ फैल जाती है, जैसे उसके मन की सारी जंजीरें टूट गई हों। आसमान में छाए बादल बिखरने लगते हैं और चमकते हुए तारे दोबारा नजर आने लगते हैं। हो यूहाओ गहरी सांस लेता है और कहता है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने टैंग वुटोंग को श्रेक एकेडमी लौटने का ऑर्डर दिया। उसे व्हाइट टाइगर ड्यूक की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना था। साथ ही बेबे को उस ड्यूक से मिलकर पूरी सिचुएशन समझानी थी। हो यूहाओ नहीं चाहता था कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अपनी पूरी आर्मी को बैटलफील्ड में भेज दे। इसके बजाय उसे एक एलीट लेजेंड तैयार करनी थी जो किसी भी वक्त एक्शन ले सके। उसके बाद हो यूहाओ ने टैंग वुटोंग को एक और इम्पॉर्टेंट मिशन दिया। उसे डू लिंग एम्पायर जाना था और हेवनली सन डूलुओ को ढूंढना था। हो यूहाओ का मानना था कि सूजी का असली टारगेट सनमून एम्पायर के एनिमीज में से सबसे वीक किंगडम डू लिंग एम्पायर ही है। कभी कभी सबसे सिंपल आंसर ही सबसे सही होता है। टैंग वुटोंग ने पूछा कि फिर तुम क्या करोगे? हो यूहाओ हल्का सा मुस्कुराता है और उसके बालों को छूते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वो कहता है कि सबसे पहले वो शाओया का ट्रीटमेंट करेगा। उसके बाद वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाएगा। उसका लक्ष्य अब एक ही था, टाइटल डूलुओ बनना। टैंग वुटोंग बिल्कुल सही थी। अगर इस पूरी दुनिया में कोई एक इंसान अकेला सिचुएशन को बदल सकता था तो वो हो यूहाओ ही था। अल्टीमेट सोल्जर के रूप में उसके पास ऐसी एबिलिटीज थीं जो किसी ऑर्डिनरी पावर हाउस के पास नहीं थीं। वो अकेला एनिमी कैंप के अंदर घुस सकता था। वो अकेला इम्पॉसिबल मिशंस को कंप्लीट कर सकता था। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सूजी का सामना करेगा। टैंग वुटोंग समझ गई कि हो यूहाओ किस कदर डेंजरस रास्ते पर चलने वाला है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर हो यूहाओ सक्सेसफुली अपना सेकंड सोल कोर बना लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी टाइटल डोलुओ से कहीं ज्यादा हो जाएगी। टैंग वुटोंग तुरंत एकेडमी की तरफ निकल पड़ती है। बेबी हो यूहाओ की तरफ उदास नजरों से देखते हैं। शायद वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हो यूहाओ उन्हें रोक देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि एक सच्चे वॉरियर को किसी चैलेंज से डरना नहीं चाहिए। सूजी ने एक ओपन चैलेंज दिया है और अब वो भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखना यह है कि अंत में जीत किसकी होगी। इसके बाद हो यूहाओ टैंक सेट लौट आता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। पूरे हॉल में सिर्फ एक व्यक्ति अकेला बैठा था, टैंगिया। उसका चेहरा पहले की तरह पीला और कमजोर लग रहा था। वो एक नाजुक लिली फ्लावर की तरह चुपचाप बैठी हुई थी। उसे देखते ही हो यूहाओ का बिल भर आता है। उसके दिमाग में तुरंत वो पुरानी शाओया आ जाती है, जो हमेशा खुश रहती थी, मस्ती करती थी और हर वक्त एनर्जी से भरी रहती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। टैंगिया हॉल में बैठी हो यूहाओ के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से कपड़ों के किनारे पकड़े हुए थी। जैसे ही हो यूहाओ अंदर आता है, वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और प्यार से कहता है, टीचर शाओया। पीछे खड़े बेबे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टैंगिया को बचाए हुए कई साल बीत चुके थे। उसकी जान बच गई थी। उसका डार्क स्पिरिट कंट्रोल में आ चुका था। उसकी फिजिकल कंडीशन भी पहले से स्टेबल थी, लेकिन फिर भी वो सच में कभी खुश नहीं हो पाई। और इसका कारण उसकी इलनेस नहीं थी। असली वजह थी टैंक सेक्ट। टैंक सेक्ट को दोबारा महान बनाना हमेशा से उसका सपना था। एक वक्त ऐसा भी था जब उसने इसी सपने के लिए बेबे को छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। ये दिखाता है कि टैंक सेक्ट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब जब टैंक सेक्ट फिर से राइज कर रहा था, जब उसके डिसाइपल्स जान लगाकर उसका नाम रोशन कर रहे थे, तब वो खुद कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ चुपचाप बैठकर सबको मेहनत करते हुए देख सकती थी। यही बेचारी सी फीलिंग उसके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। क्योंकि इन फॉर्चून पिल्स और हुओ यूहाओ के लाइफ गार्डियन ब्लेड ने उसकी लाइफ को स्टेबल जरूर कर दिया था, लेकिन उसके दिल के घाव अभी भी भर नहीं पाए थे। और शायद अब हुओ यूहाओ के सामने सबसे मुश्किल चैलेंज सिर्फ सूजी को हराना नहीं था, बल्कि टैंगिया के दिल में दोबारा जीने की उम्मीद जगाना भी था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के नए नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो के साथ।